ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है मिताहार, पथ्य है ना, पथ्य। मिताहार क्या है? मिताहार है संतुलित व सीमित भोजन। जो हम भोजन ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, हमें जो योग साधक को एक भोजन जो बताया गया है वो मिता आहार बताया गया है, जो कि एक संतुलित भोजन होता है। हठ योग के अनुसार मिताहार का अर्थ है संतुलित, सात्विक और संयमित भोजन। मतलब संतुलित के साथ साथ वो सात्विक भी होना चाहिए और संयमित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं। एक साधक सब मतलब जो भोजन करता है वो संतुलित होता है, सात्विक होता है और संयमित होता है। साधक को अलाउड नहीं होता है कि वो कुछ भी खा सके। जो पेट का आधा भाग ठोस अन्न से भरा जाता है, एक चौथाई जल और शेष एक चौथाई वायु संचार के लिए खाली रखा जाता है। ठीक है। एक राउंड लेकर आधा कर लीजिए। आधा भाग अन्न से भर लिया आपने, ठोस अन्न से। और जो नीचे का आधा बचा है उसमें दो भाग और कर लीजिए, तो एक चौथाई जल से भरना है और एक चौथाई वायु के लिए छोड़ देना है। तो तीन टुकड़े करने हैं। इस तरीके से बताया गया है, हठ योग में बताया गया है। यह मधुर, स्निग्ध मतलब घी और दूध से युक्त, मधुर मतलब मीठा होना चाहिए भोजन, और स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए थोड़ा, और हल्का भोजन होना चाहिए। खाने में कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। अब बोल दिया कि घी होना चाहिए, तो ये नहीं कि तला भुना खाना है। नहीं, जो आप बना रहे हैं उसमें वो, उसमें चिकनाई होनी चाहिए, वो भी घी होनी चाहिए। गाय का घी बताया गया है। गाय का घी होना चाहिए और मिठास होनी चाहिए, जो नेचुरल मिठास होती है। यानी कि चीनी डाल के उसे मीठा बनाना है। नेचुरल मिठास होती है, जैसे हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में नेचुरल मिठास होती है। आप अगर एक रोटी भी खाते हो रूखी, खा के देखिए तो उसमें मिठास लगती है, वो नेचुरल मिठास है। तो सुस्निग्ध और मधुर और हल्का भोजन है, जो मन को प्रसन्न करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। ये हमारे मन को भी खुश रखता है, साथ में हमारी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। मिताहार का जो श्लोक है, हठयोग प्रदीपिका में पहले अध्याय का 60th श्लोक है। ठीक है, 60वां श्लोक हठयोग प्रदीपिका का। तो इसमें बोला है उन्होंने, पूरी तरह से चिकने अर्थात घी आदि से युक्त व मीठे खाद्य पदार्थों या आहार को पेट का एक चौथाई भाग खाली छोड़कर व आत्मा की प्रसन्नता के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार को मिताहार कहते हैं। इन्होंने बोला है कि पेट भरने के लिए नहीं, जो आत्मा को प्रसन्न करे, सिर्फ उतना भोजन। और एक चौथाई भाग मतलब आधा पेट भोजन लेना है, एक चौथाई वायु से और एक चौथाई जल से उसे भरना है। ऐसा जो आहार है वो मिताहार है, और वो आहार योगी के लिए है, मतलब एक योग साधक के लिए है। आहार का संयम, सभी योग आचार्यों व ऋषियों ने योगी के लिए मिताहार की ही निर्देश दिया किया है। मतलब जितने भी आचार्य रहे हैं, बड़े बड़े साधु रहे हैं या जो भी रहे हैं, उन्होंने योग सिद्धि के लिए मिताहार का ही वर्णन किया है। हम ये जंक फूड खा के और तला भुना मसालेदार भोजन करके हम योग को, योग की साधना नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो एक सिर्फ आप जब आसन का भी अभ्यास करते हो, तो आसन को भी सिद्ध करने के लिए आपको अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ती है, आपको भोजन का स्टाइल बदलना पड़ता है, सब कुछ बदलना पड़ता है। बिना मिताहार का पालन किए योग मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये क्लियर बता रखा है कि जब जब तक आप आहार पे संयम नहीं रखेंगे, मिताहार संतुलित सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तब तक आप योग साधना में सफलता नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जब हमारा आहार गड़बड़ रहता है तो अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही क्रिएट होती है। तो हमें गैस रहेगी या जलन रहेगी या हम बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मिताहार का
वर्णन किया गया है। इसलिए सभी योगियों ने मिताहार की उपयोगिता की चर्चा अपने अपने ग्रंथों में की है। तो इसलिए स्वात्मा राम जी ने भी हठयोग प्रदीपिका में मिताहार की चर्चा की है। ठीक है, मिताहार था ये। अब मिताहार में दो तरह के आहार बताए हैं इन्होंने, एक अपथ्य आहार और एक पथ्य आहार। तो अपथ्य आहार कौन से होते हैं, इसका जो श्लोक है पहले अध्याय का 61, कटु अम्ल तीक्ष्ण कषाय, इन्होंने बोला है अपत्य आहार मतलब जो निषेध है आहार, जो हमें योग साधना में नहीं खाने हैं, निषेध है वो। अपत्य आहार वह होता है जो साधना में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में अपत्य अथवा निषेध आहार में निम्न खाद्य आहारों को रखा गया है। कौन कौन सा आहार बताया गया है इन्होंने, जो नहीं खाना है, कड़वा जैसे करेला, खट्टा जैसे इमली, ये नहीं खानी है, ये अपथ्य आहार है। तीखा मतलब कसैला, ज्यादा नमकीन, जो नमकीन भुजिया वगैरह खाते हैं ना हम लोग, आलू भुजिया हो गई, दाल की भुजिया हो गई, बेसन की भुजिया हो गई, ये सब वर्जित होता है, ये खाना भी नहीं चाहिए, बहुत नुकसान करता है हमारे शरीर को। उष्ण एवं जैसे जायफल, जो उष्ण होते हैं, जो कि पित्त को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, गर्म चीजें जो ज्यादा होती हैं वो नहीं खानी चाहिए, पित्त को बढ़ावा देने वाली। हरी पत्तियां वाले शाक अर्थात हरे पत्ते वाली सब्जियां, कांजी सरसों व तिल आदि का तेल, शराब मछली व बकरी आदि पशुओं की मांस, दही मट्ठा छाछ अर्थात लस्सी कुल्थी कोल अर्थात काली मिर्च खल्ली, हींग व लहसुन आदि खाद्य पदार्थों का सेवन योग मार्ग में निषेध माना गया है। ठीक है, ये सारे जो है, जैसे आप बोलोगे कि सरसों का तेल भी गलत बताया, तो घी का उपयोग उन्होंने बताया है। जैसे उसमें लिखा था ना सुस्निग्ध घी, तो घी का उपयोग बताया है, तेल वगैरह का जो उपयोग है वो वर्जित बताया गया है कि तेल नहीं खाना है, सिर्फ घी खाने लायक बताया है हठ योग में। और ये मांस मछली दही मट्ठा ये सब नहीं खाना है, क्योंकि दही भी बात बढ़ाता है, और गर्म चीजें आपका पित्त बढ़ाती हैं तो वो नुकसान करती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें कीड़े वीड़े भी आ जाते हैं तो वो नुकसान करती हैं। मैम इसलिए करेला मैम करेला तो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस किया जाता है करेला खाने नहीं, के ये लिए। योग साधक के लिए बताया है, डायबिटीज पेशेंट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये योग साधना में जो योग साधना करते हैं ना योगी जो होते हैं, ये उनके लिए हाँ बताया है। हाँ, मतलब यूजुअली करेला को माना जाता है कि बहुत बेनिफिशियल होता है सबके लिए ही, हाँ, नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है, अब उन्होंने योग साधक के लिए बोला तो कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी लिखा है इधर। उन्होंने पूरा श्लोक दे रखा है ना, ये देखो ना इसमें लिखा है कटु हाँ मैम। तिक्त लवण, जिसमें लवण होते हैं, तिक्त होती है, रिच शाक, और ये तेल तिलम, हम्म मतलब सरसों का तेल और तिल का तेल, बकायदा श्लोक लिखा हुआ है ये। और ये खट्टा मद्यपान मीठा हो गया, रहता है। मत्स्यान हो गया, मांस हो गया, हाँ, अधिकतर मांस तो तुलसी समझ वाले में आता वो हो गए। ठीक है, तो ये है। सब उन्होंने वर्जित बताया है, योग साधना के लिए वर्जित बताए हैं। नॉर्मल हम्म। नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बताया उन्होंने, जो योग साधना करते हैं ना, जो पूरा जीवन योग साधना में समर्पित कर देते हैं उनके लिए हाँ बताया। मैम। ठीक ठीक है। ठीक है, फिर इन्होंने 62 श्लोक में बोला है, इसके अतिरिक्त दोबारा से गर्म किया हुआ भोजन, मतलब बासी भोजन जो होता है, अब जैसे होता है विंटर्स में हम सुबह ही खाना बना के रख देते हैं, फिर वापस गर्म करते हैं, रोटी एक बार बना के रख देते हैं, जब खाने बैठते हैं तो दोबारा सेकते हैं, उसे तवे पे डाल के गर्म करते हैं। वापस गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडा खा लीजिए, पर दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा रूखा जो होता है, रूखा रूखा भोजन नहीं, तभी रोटी पे घी लगाने का वो है, अर्थात सूखा भोजन, ड्राई भोजन भी नहीं खाना चाहिए। अधिक नमक वाला, अधिक खट्टा व दूषित, दूषित मतलब खराब भोजन जो होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, अर्थात भोजन आदि त्यागने योग्य भोजन है, मतलब ऐसे भोजन त्याग देने चाहिए।
इसलिए इस प्रकार के भोजन को योग साधना के दौरान अहितकर व वर्जित बताया है। देखो इसमें मेंशन है कि योग साधना के दौरान, जब आप योग साधना करते हैं तब हमें ये सब चीजें त्यागनी होती है। सूखा भोजन इसलिए नहीं बताया क्योंकि योग साधना के लिए घी बहुत जरूरी है। हम जब हमने भी डिप्लोमा ज्वाइन किया था तो सबसे पहली क्लास में मैडम ने यही बोला था कि अपने खाने में घी की मात्रा बढ़ा दो। आपकी हड्डियों को बहुत काम करना है तो बॉडी में घी की मात्रा अच्छी जानी चाहिए। तो घी ऐसे पका के नहीं खाना है, सब्जी में ऊपर डाल के खाइए, रोटी पे लगा के खाइए। सिर्फ उतना ही गर्म होना चाहिए। ये नहीं कि घी में छोंक लगा के आप खा रहे हो, वो घी पका के नहीं खाना चाहिए। फिर 63 श्लोक में इन्होंने बोला है, इसके अलावा योग साधना को शुरू करने के समय में, अर्थात प्रारंभिक समय में योगी के लिए अग्नि का सेवन, स्त्री का साथ व लंबी दूरी की यात्रा वर्जित होती है। ठीक है, अग्नि का सेवन नहीं करना है, कोई भी धूम्रपान वगैरह हो वो नहीं करना है, स्त्री से भी दूरी बना के रखनी है, और लंबी यात्रा कोई लंबा टूर करना हो तो वो भी वर्जित होता है शुरू में, शुरू के समय में। अर्थात योगी को इन सब के सेवन से बचना चाहिए। मतलब सीधा सीधा है कि जैसे ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाया गया है तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, और लंबी यात्रा नहीं करनी है। ये था अपथ्य आहार। अब पथ्य आहार क्या है? पथ्य आहार वो है जो हम ग्रहण कर सकते हैं, जो खाने योग्य है। तो यहाँ कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले ऊपर तो ये बता दे कि क्या क्या नहीं खाना है, अब जो खाना है वो बता देते हैं। इन्होंने बोला है पथ्य आहार मतलब हितकर आहार, जो आपके हित में होता है, आपके लिए उपयोगी होता है, वो है पथ्य आहार। पथ्य आहार वह होता है जिसे शरीर शीघ्रता से पचा लेता है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है खाना, ऐसा होता है पथ्य आहार। अर्थात शीघ्र हजम होने वाला भोजन जो पथ्य कहलाता है, कहते हैं। जो भोजन शीघ्र हजम होते हैं उन्हें पथ्य बोलते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार निम्न खाद्य पदार्थ पथ्य आहार की श्रेणी में आता है, जैसे गेहूं, पुराना चावल, जौ, साठी चावल। चावल की एक अन्य किस्म होती है साठी चावल, तो वो वाला चावल। क्षीर मतलब खीर, दूध, घी, खांड, मक्खन। अब ये मक्खन या अमूल मक्खन की बात नहीं कर रहे हैं इधर। मक्खन जो घर का होता है ना, अपना वाइट मक्खन जो होता है, जो हम घर में मलाई जमा के या उसमें दही दही जमा के उसमें जो फेंट के निकालते हैं अपने हाथ से, वो वाले मक्खन की बात है। अमूल मक्खन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो मार्केट में मक्खन मिलता है वो वाला मक्खन नहीं, जो घर का मक्खन होता है सफेद मक्खन। ठीक है, शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है, शहद, सौंठ, जो सौंठ होती है आपकी, ये जिंजर पाउडर जो होता है, 5 प्रकार के शाक अर्थात सब्जियां। कौन कौन से शाक और सब्जियां बताइए? परवल, लौकी, लौकी मतलब घिया, तुरई मतलब तोरई, कुष्मांड, खीरा, मूंग व मसूर की दालें व वर्षा का जल अर्थात बारिश का शुद्ध पानी आदि को पथ्य आहार अर्थात शीघ्र पचाने वाला आहार कहा जाता है। मैम। मैम। हाँ जी। मैम, जो ये 5 प्रकार की सब्जियां दी है ना, ये हर प्रदीपिका में लिखी है, तो ये सब्जियां ना, ये जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा। हम्म। हाँ, ये सब्जियां लिखी हैं सब। हाँ, ये मैंने थोड़ा इजी वे में बनाया ना ताकि आपको कुछ याद रहे। पत्ते पत्ते वो भी सही है, और ये भी सही है। जैसे हम लोग जब किसी चीज का पालन करते हैं, बीमार होते हैं या व्रत आदि करते हैं, तो उसमें से घिया उबाल के खाई जाती है ना, तुरई खाई जाती है, तोरी की सब्जी। मेरी मम्मी तो बहुत बीमार होते थे तो तोरी की सब्जी खिलाती थी। और खीरा हो गया, सलाद में खीरा खाते हैं। मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, मसूर की दाल भी बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। मतलब और जो दालें हैं वो इतनी फायदेमंद नहीं होती, जैसे उड़द की दाल हो गई वो नुकसानदायक होती है। छोले हो गए, राजमा हो गए, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए बादी होते हैं, बाद बढ़ाते हैं बॉडी का। मतलब
इनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मूंग की दाल को डाइजेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। अब जैसे शंख प्रक्षालन मैंने किया था, तो मैंने 3 दिन तक सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी खाई थी, और कुछ नहीं खाया था। पूरे 3 दिन का मैंने परहेज करा था। नेक्स्ट डे भी मैंने एक टाइम खिचड़ी खाई और एक टाइम हल्का हल्का भोजन लेना स्टार्ट करा था। तो मैम, मूंग जो है, वो भी बिना नमक वाली खाते हैं ना मैम जी? नहीं, एक दिन बिना नमक के खाते हैं, फिर आप नमक ले हाँ, सकते हो नेक्स्ट डे जिस से। दिन संग प्रक्षालन करते हैं उस दिन उस बिना दिन नमक नमक नहीं, वाला। हाँ उस दिन नमक नहीं खाता, घी खूब बहुत डालते हैं उसमें। हाँ जी, घी बहुत डलता है उसमें, गाय का घी घी। डालने का इसलिए बताया गया है क्योंकि आपकी जो आंतें हैं बिल्कुल आते क्लीन हो शुष्क हो जाती हैं। जाती है। हाँ, और शुष्क जब हो जाती है। वो क्लीन हो जाएंगी तो वो आपस में टकराएंगी, क्योंकि अब उसमें से मल सारा निकल गया है। जो लेयर बनी हुई थी मल की वो हट गई है, तो अब सिर्फ आते हैं, स्किन है, स्किन स्किन से टकराती है तो क्या कर देती है, हमारे रैशेज कर देती है ना। और रैशेज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि घी खूब खाइए ताकि जो आपकी आते हैं वो चिकनी हो जाए। और जैसे होता है ना, हमारे रैशेज होते हैं तो हम ऑयल लगा लेते हैं उस पे, कुछ चिकनी चीज लगा लेते हैं, घी लगा लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं, तो वो हमें इचिंग नहीं करती है, हमें परेशान नहीं करती है। तो इसलिए घी का विधान है कि घी खूब सारा खाइए उसमें। कम से कम 100 ग्राम घी एक बार में खाना होता है, तुरंत, है ना। फिर जितनी बार भी आप भोजन करते हो उसमें 100 100 ग्राम घी आपको पूरे 3 दिन खाना होता है। मैम, तीन 100 ग्राम मतलब एक बार में या पूरे दिन एक में? बार में, मतलब ओ। 2 बार अगर खिचड़ी खा रहे हो तो 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। ओके। एक दिन में 100 ग्राम घी आपको खाना ही होता है। तो और वो घी, ये नहीं कि मार्केट वाला, कोशिश करो कि अच्छा गाय का घी मिल जाए वो। ये आजकल जो ये पाम ऑयल से घी बना देते, वो वाला घी नहीं खाना है। तो मैम ये जो मैम, ये खिचड़ी बिना नमक वाला क्यों खा रहे हैं तीन क्योंकि दिन हम जो पानी पीते हैं उसमें नमक वाला पानी पीते हैं। शंख प्रक्षालन करने के लिए नमक वाला पानी पिया जाता है। तो क्योंकि पानी में हम नमक ऑलरेडी इतना इंटेक कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में पूरे दिन के लिए नमक इंटेक करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत खत्म हो जाती है। हो अच्छा। सकता है कि बिल्कुल फीकी खिचड़ी ना खाई जाए, तो अपने स्वाद से कम नमक डाल के उसको खाना है। मतलब बिल्कुल नाम मात्र अच्छा। के लिए नमक डालिए फिर खाना होता है। तो मैंने तो फीकी खिचड़ी ही प्रेफर करी थी उस दिन। हाँ, वैसे मैम, मैम फीकी खाते हैं और वो खाने में आ जाती है मैम। वैसे तो इतना नमक हाँ, पी लेते हैं ना, तो इतना वो पानी नमक की इतना इच्छा ही नहीं नमक होती हम है। पी लेते हैं ना, तो वो हाँ, इजीली नमक खाने की खाई इच्छा ही जाती नहीं होती उस समय फिर। हाँ जी मैम, है। मैंने भी और शंख प्रक्षालन किया था तो फिर नहीं होता मन खाने को। हाँ, और उसका जो समय होता है, जो ये हमारे हाँ जी। नवरात्रे आते हैं ना हाँ, साल में संधि दो काल। बार, वही समय होता है, क्योंकि संधि अभी काल हम में। सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ये संधि चल रही है, अभी ये महीना उत्तम है। इस महीने में आप कभी भी कर सकते हो। पर शंख मैम प्रक्षालन कभी अपने आप से मत कीजिए, पढ़ पढ़ा के मत कीजिए, एक इंस्ट्रक्टर के उसमें रहकर करिए पहली बार में। फिर आप नेक्स्ट टाइम से अपने आप कर सकते हो, क्योंकि दिक्कतें आती हैं उसमें थोड़ी। मैम ये जो खिचड़ी खाए थे, ये जो बच्चों को देते हैं वैसे टाइप की कि सब्जी वब्जी डाल नहीं सकते हैं नहीं नहीं, उसमें? एकदम प्लेन। प्लेन हल्की पतली खिचड़ी। अच्छा, इजी हाँ, टू डाइजेस्ट। हाँ, मैम उसमें भी चावल की मात्रा कम रहती है ना, मूंग की दाल की नहीं, दाल जो की शंख मात्रा प्रक्षालन वाली होती है इक्वल मात्रा होती है। इक्वल मात्रा दाल और रहती खिचड़ी चावल की इक्वल मात्रा होती है, बट मैं जो रेगुलर में बनाती हूँ, दाल ज्यादा लेती हूँ थोड़ा, है। हाँ, दाल की और मात्रा। चावल कम हाँ, लेती हूँ। कम। हाँ जी। और मेरे बच्चों को खिचड़ी बहुत पसंद है, उन्हें खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो क्योंकि हमने ये नहीं बता रखा कि बीमारों वाला खाना है। पहले क्या होता था, मतलब मेरे भी बहुत से क्लियर रिश्तेदार मैम। आते हैं, खिचड़ी का नाम सुन के बोलते हैं कि बीमारों वाला भोजन है ये तो बीमारों वाला मैम भोजन हमारे यहाँ है, भी उत्तम भोजन है वो। एटलीस्ट वीकली वीकली ट्वाइस और ट्राइस खिचड़ी कड़ी होता है बिल्कुल, मैं तो डिनर कहती हूँ मतलब। नाश्ते में खिला दो बच्चों को खिचड़ी दलिया, बहुत या अच्छा होता है। यस यस, दलिया भी जौ का बहुत अच्छा दलिया होता है। खिलाइए। जैसे ना पहले अपने यहाँ जौ खाई जाती थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ बताती हैं, वो प्रॉपर गांव से रिलेट करती हैं। मैं तो गांव में नहीं रही हूँ कभी। तो वो बताते थे कि हमने जौ की रोटी खाई है बचपन में। गेहूं तो कुछ टाइम पहले से ही उन्होंने चालू करा, कुछ साल पहले से। पर शुरू से उन्होंने जौ की, रागी की ऐसी रोटियां खाई है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, जैसे घर में चने का आटा रख लिया, रागी का आटा,
आजकल तो रागी का पोहा भी आ रहा है, तो वो रख लिया, और मतलब एक एक मुट्ठी मिला लिया उसमें अपने आटे के साथ। तो मिक्स वो ग्रेन सब खाने करके। की बच्चों को आदत डालनी चाहिए। यस। जब तक हम खिलाएंगे नहीं तो उनको आएगा भी नहीं। ठीक है। और मैम मुझे ये पूछना था कि जो शंख प्रक्षालन करते हैं उसमें मैम नमक कैसे डालते हैं, पानी में कितना डालते हैं? नमक थोड़ा स्वाद से थोड़ा हल्का तेज होता है तभी, क्योंकि ओके। नमक का बहुत रोल होता है इसमें। नमक कम रहेगा तो बहुत स्लो आपका जो है प्रोसेसिंग होगी। अगर नमक आप सही लोगे तो मतलब जल्दी मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार जब मोशन आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर इजीली आपका क्लीन हो जाता है। फिर पानी पियो और आसन करो और तुरंत जाओ। इस तरीके से होता है। एंड मैम हाई बीपी वाले बिल्कुल भी नहीं कर सकते शंख नहीं, प्रसाद? इन्हें कम नमक का पानी, अगर हाई बीपी स्टंट वगैरह है तो नहीं कर सकते हैं। अगर ठीक। मतलब हाई बीपी कभी कभी होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि और हमेशा बना रहता है। कभी कभी ओके। प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हैं। नमक की मात्रा कम कर दो उसमें, है ना। क्योंकि तो थैंक यू। बहुत अच्छी क्रिया है इससे तो। हर चीज पे मतलब अभी सर की एक स्टूडेंट बता रही थी, उनको सोराइसिस था काफी टाइम पहले। तो वो कुछ उन्होंने मतलब मेडिसिन वगैरह करी होगी तो ठीक हो गया था, पर अभी फिर से होने लग गया था। तो अभी हमने जब शंख प्रक्षालन किया था तो उसके साथ उन्होंने किया। तो उन्होंने बताया कि जहां सोराइसिस हो रहा था वो एकदम सूख गया है। मतलब इतना इफेक्ट होता है उसका बॉडी पे, और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत पॉजिटिव मैम फिर इफेक्ट। वो कितना इंटेंसिटी है सोराइसिस का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? शव हाँ। प्रक्षालन का विधि और वो पूरा। नहीं, फिर ये होगा कि जैसे एक बार ये करवा के अगर बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम हम्म। तो ये करवा सकते हैं कि 3 महीने बाद फिर लघु करवा दें उन्हें। लघु शंख लघु तो प्रक्षालन। जब मर्जी कर सकते हैं। ओके। लघु तो जब मर्जी कर सकते हैं, है ना। ओके। यस। ठीक है। मैम लघु में से पानी पी करके आसन करके रुक जाना है ना, फिर तो वो हाँ कमोशन हाँ, भी फिर हो जाता है मोशन ना? अपने आप आता है, बट उसमें भी आपको घूमना फिरना वर्जित होता है। पता चले आप मार्केट हाँ चले रेस्ट। गए, मार्केट में हाँ क्योंकि रेस्ट। उसमें भी दो दो से 3 बार मोशन आता ही है। और लूज मोशन होता है उसमें भी, हाँ। जो कि आप रोक नहीं पाते हो। ठीक है। मैम और आपने बोला ना वो सर्दी काल में करना मतलब ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो मैम नहीं, ये लघु आप कभी भी एप्लीकेबल कर टू। सकते हो। पूर्ण होता है अच्छा। संधि काल में करना चाहिए। ओके। लघु आप कभी भी कर सकते हो। लघु जब आपको लगे ना कि स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है काफी दिनों से, ऐसा ही लग रहा है कि मोशन हाँ आना जाना नहीं कॉन्स्टिपेशन से। बराबर है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन की जब भी भावना हो तभी हम्म। आप 6 गिलास या 8 गिलास का करिए। अगर आप बड़ा वाला पानी गिलास लेते हैं तो 6 गिलास, छोटे वाले गिलास लेते हैं तो 8 गिलास पानी पिए। 2 गिलास पीजिए, आसन कीजिए, फिर 2 गिलास पीजिए, फिर आसन कीजिए, फिर 2 गिलास पीजिए, आसन कीजिए। हो सकता है किसी किसी को उसके दौरान ही मोशन आ जाए, नहीं तो लेट भी आ सकता है, कोई दिक्कत मैम नहीं। ओके, बट ये पूर्ण शंख शंख प्रक्षालन का जो प्रक्षालन। आपने बोला ना मैम, शंख प्रक्षालन का जैसे सर्दी काल में करना चाहिए, तो ये प्रकृति के अनुसार रहेगा या किसी मतलब हाँ, एप्लीकेबल टू ऑल है? नहीं नहीं, सबके लिए एक ही टाइम होता है। अच्छा। हम्म। ओके, मतलब कोई भी प्रकृति डोमिनेंट होगा तो हाँ भी उसको हाँ चलेगा? हाँ, बिल्कुल। ओके। मैम और मैम प्लीज एक पूर्ण। क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। हाँ मैम, जैसे कि अगर कोई आसन नहीं कर सकते होंगे तो फिर वो शंख प्रक्षालन का उनको कैसे बेनिफिट होता होगा? नहीं, आसन आसन मस्त है तो उसमें। जैसे मतलब मतलब जैसे कैसे नहीं उनके कर पैर सकते। पैरों में जैसे कि ना उनको जैसे एमएस की प्रॉब्लम है तो उनके अच्छा, मतलब नर्व्स और पैर वगैरह बहुत स्टिफ है तो तो मुश्किल होता भुजंग है आसन तो। तो कर पाएंगे। उसका कोई ऑल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा। खड़े होने वाले तो कर पाएंगे। सिर्फ एक खड़े वही होने तो नहीं, वाले। हाँ। वही तो नहीं कर पाएंगे जो आकड़, वो होता है पेट के लिए जो होता है, बैठ के कागासन में करते हैं। बस वही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव खड़े होने वाला देख लीजिए या लेटने वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खुद अपने दिमाग से थोड़ा सा सेट करना पड़ता है कि इसके बदले हम क्या करवा सकते हैं उनके बॉडी ओके के मैम। अकॉर्डिंग। बस मैम पेट पे मेन कौन खिंचाव आना चाहिए। हाँ जी। कौन कौन से आसन मैडम, तीन चार कोई बताइए। एक तो ताड़ासन होता है, जी। तिर्यक ताड़ासन होता है, कटी चक्रासन होता है,
और एक कागासन होता है, कागासन में उसका आकर्ण, क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कागासन में उद्राकर्षण, हाँ उद्राकर्षण। उग्राकर्षण। उद्गराकर्षण। और भुजंगासन होता है। भुजंगासन भी त्रियक भुजंग होता है, ठीक है, जिसमें पीछे ट्विस्ट करना होता है दोनों साइड में, ये होता है। ये अगर आपने आसन प्राणायाम मुद्रा बंद ले रखी है तो उसमें पूरी विधि दे रखी है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं आप। चलिए हम ठीक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। हम कर रहे थे पथ्य आहार, ये लास्ट स्लाइड है, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। इन्होंने बोला है इसके अलावा योगी साधक को पुष्टि कारक जो भोजन शरीर को मजबूत करे, मतलब पुष्टि कारक भोजन जो शरीर को पुष्ट करता है, मजबूती देता है, ऐसा भोजन करना ही है। मधुर स्वाद वाला, जिसका स्वाद मीठा व मधुर हो। ऐसा नहीं कि बहुत तीखा खा लिया फिर आपके कान में वो हो रहा है, धुआं निकल रहा है, यहाँ टेस्ट बड्स में यहाँ पे लग रहा है, करते हैं ना मिर्ची लगती है जब हमें यहाँ पे बहुत मिर्ची लगती है, साइड में होते हैं तीखे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं खाना है हमें, जो हमें नुकसान करे, हमें परेशान करे। हमें खाना है मधुर भोजन और मीठा भोजन खाना है, जो स्वाद में मीठा हो। मीठा कैसा? नेचुरल मीठा, चीनी वाला मीठा नहीं। स्निग्ध भोजन जो घी आदि से बना हुआ हो, जिसमें घी पड़ा हुआ हो। गव्यम मतलब गाय के घी व दूध से बने खाद्य पदार्थ। घी कौन सा यूज करना है, इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया कि गाय का घी। धातुओं को मजबूत बनाने वाला भोजन, जो हमारी धातुओं को मजबूत करता है, रक्त रस मांस अस्थि मज्जा जो धातु है हमारे, उनको मजबूत करता है। वो मन को अच्छा लगने वाले अनुकूल भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए, और वो हमारे मन को भी अच्छा लगे ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का आहार पथ्य व हितकारी होता है। अब कभी कभी क्या होता है, हम बाहर का खाना खा तो लेते हैं, बट उसके बाद अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि यार क्यों ही खा लिया, इससे अच्छा खिचड़ी बना के खा लेते घर पे। तो वो मतलब हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ है और हमारी बॉडी को भी नुकसान दे रहा है। तो एक योगी को कैसा भोजन खाना चाहिए? पुष्टिकारक खाना चाहिए, स्वाद वाला खाना चाहिए, मधुर और स्वाद वाला खाना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि पथ्य आहार क्या है और अपथ्य आहार क्या है। जैसे मान लीजिए आपका बोल दिया, ये टीचिंग मेथड जब आप करवाओगे प्रैक्टिकल में, तो उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आप पे ही छोड़ देते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक बोलना है, आप अपनी मर्जी से बताइए। कभी कभी एग्जामिनर अपनी मर्जी से टॉपिक देते हैं, उन्होंने बोल दिया पथ्य आहार बताइए, तो आप पथ्य आहार में ये सब बता सकते हैं। श्लोक पढ़ के बोलना सीख जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसका हिंदी भावार्थ भी बता सकते हैं, सूत्र नंबर बता सकते हैं, श्लोक नंबर बता सकते हैं, और कौन सी किताब से आपने लिया है ये रेफरेंस बता सकते हैं। तो आपका जो है अच्छा हो जाएगा जो टीचिंग प्रेजेंटेशन होती है उसमें। और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए लिख दिया घी, लिख दिया और मधुर लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, और धातुओं को मजबूत बनाने वाला भोजन कौन सा है, तो पथ्य आहार है। और ये ऐसे घी लिख के, मधुर लिख के और सुस्निग्ध लिख के, पुष्टिकारक लिख के पूछ ले कि ये भोजन कौन सा है, तो पथ्य आहार है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैम, आपने जो बोला ना कि आधा हिस्सा खाने से लेना है और 1/4 जो है वो हवा के लिए और पानी के लिए, तो हम्म। इसमें बुक में जो लिखा है उसमें तो सिर्फ 1/4 भाग खाली रखना है ऐसा लिखा है, तो फिर नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये तो गीता में भी ऐसा ही बताया गया है कि आधा पेट को, आधा हिस्सा अन्न से भरना है, आधा 1/4 भाग जल के लिए छोड़ना है और 1/4 भाग हवा के लिए छोड़ना है। इसमें जो मैम श्लोक में वो हठ प्रदीपिका में ऐसे है ना, वो गहरन संहिता में तो हमको 25% बताया गया है ना कि हमको खाली छोड़ना है, अच्छा, एक ये जो चौथाई मैंने आप, छोड़ना है। अच्छा ये पूरा ये आपने मैंने हठ हठ दीपिका प्रदीपिका के जैसा। अनुसार बताया मिताहार। हाँ वही। मैम वो मैम हठ हट प्रदीपिका में शायद प्रदीपिका वो में ही मीठा ऐसा का भी लिखा रहता है। है। कौन सी किताब मीठा का यूज भी कर रहे रहता हो? है।
कौन सी किताब यूज कर रहे हो आप? मैम हम ये तो दोनों है ना, हटपथ दीपिका एंड गेरन संहिता, दोनों में से हम रेफर ये करते हैं जो ना। सोमवीर आर्य जी की है ना, इन्हीं के उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आप इनकी किताब पढ़ते हो। इन्हीं की से जो है पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। क्योंकि आप लोग यही बुक यूज कर रहे हो ना, मेरे पास भी है बुक। कौन से पेज पे लिखा है? ये मैम 31। मम्मा, हो गई।